हेलो, माई सेल्फ एसएल वर्मा। मैं एसएल वर्मा आपका एसएल्स केमिस्ट्री पॉइंट से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक बोर एटॉमिक मॉडल इसको डिस्कस करते हैं। क्या चीज है, कैसा है, पूरा डिटेल में देखते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंडेड चक्कर लगाता है तो ऐसी कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स वर्क करते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करूं, इसको मैं समझाऊं आपको इस तरह से। जैसे सपोज करो आप एक पत्थर को एक धागे से बांधकर अपने सिर पे यूं घुमा रहे हैं, तो एक तो घुमाने के लिए फोर्स चाहिए होगा आपको, और कई बार आपने महसूस किया यूं घुमाकर यूं फेंक दूर तो उसमें पत्थर बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक तो सेंटर की ओर आ रहा है, एक बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब उस पत्थर को आप अगर इलेक्ट्रॉन माने और जो आपका धागा बंधा अंगुली से उसको अगर आप माने कि न्यूक्लियस है, तो उसके ऊपर दो फोर्स वर्क करें। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट और आपस में एक दूसरे अपोजिट और इक्वली वर्क करते हैं। ठीक है, ये होते क्या है, तो आपने कहा कि ये जो होते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में होते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों आपस में एक दूसरे अपोजिट, और तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है तो उस पर दो फोर्स वर्क करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, सेकंड उन्होंने अगर हम बोर मॉडल की अगर हम लोग बात करें, बोर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में मोशन करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल होता है। यहां तक बात में दोनों पार्टिकल समझ आए। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में हम लोग बात करते हैं, देखो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल्स होती हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से दूसरी शेल में, दूसरी शेल से दूसरी शेल में जंप करता आता जाता है, तो वो या तो एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी ऑब्जर्व करता है, या तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, या एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें कि अब कब तो अगर एनर्जी रिलीज करेगा, कब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग बात करें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी लेवल से ऊपर, जैसे बहुत सारे लेवल से हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा था, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन अगर लोअर से हाई में जा रहा है, तो एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करके ऊपर जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो, अब इसको हम लोग समझते हैं। अब दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, डेल्टा ई जो होता है, ये आपके पास में E2 माइनस E1 मतलब h न्यू के बराबर होता है। मतलब हम इसको यूं बोल सकता हूं मैं इसको कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। ये मैंने आपको तीनों पार्टिकुलेट्स बताए। अब आपके पास में जो आता है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की बात करते हैं। बोर ऑर्बिट्स की कैलकुलेशन ऑफ रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला आएगा, उस पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब आराम से समझते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर क्या मैं इस r से r कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, कि mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर mv स्क्वायर इज इक्वल जेड स्क्वायर अपॉन आर। सेकंड जाए, सेकंड मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में मोशन करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल होता है, h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल होता है। यहां तक बात सुना गई। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम रेडियस का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेडियस का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी कंडीशन में
जो आपके पास में इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आपको v की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से v की वैल्यू निकालनी है। v बराबर क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में NH अपॉन 2 पाई mr, NH अपॉन 2 पाई mr, ये v की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इस v की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसको। तो देखो रखो m की जगह पे ऐसा कैसा, v की जगह पे अपने वैल्यू पुट करी, क्या रखी वैल्यू की जगह वैल्यू NH अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा आपने Z E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखोगे आप, m की जगह पे m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू Z E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब देखो क्या इस r से ये r काट सकते हैं, क्या इस m से ये m कैंसिल हो सकता है। अब आपके पास फाइनली क्या बचा, आपके पास ये बचा हुआ है, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू Z E स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m Z E स्क्वायर r। यहां से r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके इसमें, r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m Z E स्क्वायर। ये आपका r का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, r बराबर क्या आ गया आपके पास में, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m Z E स्क्वायर, ये r का आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास में शेल दी हुई सेल की रेडियस को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अपने पास ये फॉर्मूला है r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m Z E स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू रखूं, अपने पास ये तो फॉर्मूला आया, r इज इक्वल क्या है अपने पास में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m Z E स्क्वायर आया अपने पास में। अगर मैं यहाँ पे h की पाई की m की z की और सॉरी e की वैल्यू रखूं, इन सबको अगर मैं वैल्यू रखूं इन सब की, तो अपने पास वैल्यू सोल्व करने पर हमारे पास में r बराबर क्या आएगा, r इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अपने पास में एक ऐसा आ गया। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूं तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या n स्क्वायर है क्या, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है क्या। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस भी बढ़ जाएगी। भाई सेल्स बढ़ाओगे, जैसे आपने क्या 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल बढ़ा रहे हो तो रेडियस भी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चीज को अगर मैं यूं लिखूं तो यहाँ पे देखो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर z क्या है, एटॉमिक नंबर है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको समझो ऐसे कि सपोज करो किसी एटम में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पार्ट है। अब न्यूक्लियस जो है आपके सेंटर पार्ट है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स बढ़ाओगे तो प्रोटॉन्स का पावर क्या होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीज बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। ऐसी कंडीशन में साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपके पास में। तो रेडियस मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस पर डिपेंड प्रॉब्लम्स करते हैं देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो कोई एटम है, उस एटम की अगर वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है तो कैसे करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें,
अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अपने वापस उसी जगह पे आते हैं, अपने पास में ये था mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया तो अपने पास में क्या बच गया, mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये इक्वेशन कैसी हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, इक्वेशन सेकंड की बात करें तो मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है वो h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल होता है। ये अपन ने सेकंड इक्वेशन कर ली। ठीक है, अब देखो हम लोग किसकी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड से r की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा करते हैं। इक्वेशन सेकंड से किसकी वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अच्छा, r बराबर क्या आएगा, यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में NH अपॉन 2 पाई, ठीक है, और mv ये आ गया आपके पास में। r बराबर क्या आ गया, NH अपॉन 2 पाई mv। इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर दो तो क्या आ गया आपके पास में, m की जगह m, v स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन NH इंटू 2 पाई mv। ये आया कि नहीं आया, जो कट रहा है वो काट दो, v से v कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। फाइनली अपने पास में क्या बचा, फाइनली अपने पास बचा v इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये अपने पास में nth ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अपने पास में आ गया, v बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़े तो ये अपन ने बताया था भाई, अगर आपके पास पूरा जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले में अगर हम लोग अपने पास जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला अपने पास क्या है, v बराबर 2 पाई स्क्वायर पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं, इसमें e की वैल्यू रखें और h की वैल्यू रखें, सबकी वैल्यू रखें और पुट करें हम लोग इसको, तो हमारे पास में ये आएगा 2.188 × 10⁸। ठीक है, z बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v बराबर अपने पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 2.188 इंटू 10⁸, ठीक है, इंटू z बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या करें कि अगर इन सबको कांस्टेंट मान लें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाती है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। यहां तक हमने समझ लिया वेलोसिटी का। अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो आओ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करें, उसके एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास में, टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अब अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो ई बराबर मेरे पास क्या आ गया। अब आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे, हाफ mv स्क्वायर होती है। यहां तक कोई समझ में आया, दिक्कत है भाई। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू होती है वो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर होता है। हम फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट बोर पोस्टुलेट से देखें हम लोग, तो वहां पे हमारे पास लिखा हुआ था कि mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया।
फाइनली हमारे पास बचा था mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपका mv स्क्वायर जो है वो ZE स्क्वायर अपॉन R के बराबर है। तो अगर मैं ये mv स्क्वायर की जगह पर क्या ZE स्क्वायर अपॉन R लिख सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये पूरा है, ये आधा है, पूरे में से आधा गया, क्या बचा? आधा बचा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू माइनस हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R। सो हम लोग क्या लिखा? माइनस हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R, ये हमने इसको लिखा है। हम जानते हैं, हमने बताया था अभी आपको थोड़े पहले कि R इज इक्वल टू क्या होता है? R का अपने वैल्यू निकाली थी, R बराबर क्या निकालता है अपने? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर, ये अपने वैल्यू निकाली थी R की। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा अपने पास में? E की जगह पे E आ जाएगा बराबर माइनस हाफ की जगह माइनस हाफ आएगा, ZE स्क्वायर की जगह ZE स्क्वायर आ जाएगा, R की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, R की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करिए इसमें। अब ये 2 से क्या 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स गया ये। ठीक है, आपके पास में क्या बच गया फाइनली? E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m Z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये बच्चा आपके पास में, यही आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला आया है। ठीक है, nth ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आया अपने पास में, माइनस 2 पाई स्क्वायर m Z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये अपने पास वैल्यू आई E के भी अपन निकाली थी, तो E बराबर अपने पास में क्या आया? माइनस 2 पाई स्क्वायर m Z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इन सब की वैल्यू इसमें अगर पुट करें हम लोग तो हमारे पास में फाइनली E की वैल्यू क्या निकल आएगी? टोटल E बराबर अपने पास में क्या जाएगा? माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और अगर आपने जूल पर एटम में कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस 21.8 इंटू 10⁻19 आएगा, और अगर आप इसमें कैलकुलेट अर्ग पर एटम में कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आएगी, और अगर आप किलो कैलोरी पर मोल में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास में ये एनर्जी आएगी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, चलिए, यहां तक मैंने आपको बताया, हमने इनसे देखो आज अपन ने जो पढ़ा आज की क्लास में हमने बोर पार्सलेट्स पढ़े, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करी, और हमने उस पे रेडियस, इलेक्ट्रिसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो, थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। थॉमसन मॉडल है क्या चीज? थॉमसन मॉडल को बात करें, देखो थॉमसन मॉडल जो है आपको प्लंक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं उसको, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं उसको। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक बिल्कुल सिंपल सी बहुत छोटी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके पास में पॉजिटिव स्पीसीज होती है, पॉजिटिव चीज है, वो पूरा का पूरा स्प्रेड किया हुआ होता है उसमें, मतलब कोई भी जो एटम है उसमें पॉजिटिव पार्ट जो होता है पूरा पूरा स्प्रेड किया हुआ है, पूरा पूरा फैला हुआ है उसके अंदर, और उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे है जैसे कोई हलवे में सपोज करो हम लोग काजू बादाम वगैरह डाल देते हैं, वो चीज है। या फिर आप ये मानो कि जो आपके पास में वाटरमेलन है उसमें जो लाल लाल पार्ट है वो तो क्या हो गया? पॉजिटिव स्पीसीज है,
और जो आपके पास में सीड्स है उसके, जो उसके बीज हैं, वो क्या हो गया आपके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट हो गया। इस तरह से इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका एक मॉडल कहलाता है। जैसे इन्होंने बताया, देखो पॉजिटिव पार्ट जो मैंने कहा था कि आपके पास में जो लाल रेड पार्ट है वो तो पॉजिटिव पार्ट है, और जिसमें सीड्स होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करते हैं। इसमें इन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था जितना भी आपके पास में पॉजिटिव चीज है उतना ही नेगेटिव चीज है, इसका मतलब एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऐसा इन्होंने अपने मॉडल में कहा था। ये अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, 9th 10th में पढ़ के आए थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल क्या कहता है, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल्स जानते हो क्या चीज होते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल की हम बात करें तो जो हीलियम के एटम जो होते हैं, हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग कराई। इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग कराई, ठीक है। किस पर कराई? जो आपके पास में सोने की पतली पन्नी बोल लो, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि फॉइल ऑफ, मतलब अगर कोई सोने का फॉइल है, फॉइल पेपर है, उस पर इन्होंने कराया। अब फॉइल पेपर का मतलब क्या समझाने की कोशिश करूं, जैसे सपोज करो आपने काजू कतली खाई होगी, तो काजू कतली के ऊपर जो एक व्हाइट से लगा होता है, चांदी का वर्क जिसको बोलते हैं, उस टाइप का फॉइल पेपर होता है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या कराया? बम्बारिंग कराई, ठीक है। अब बम्बारिंग कराई तो रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अल्फा बीटा गामा रेज करते हैं। तो वहां से क्या किया उन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको बम्बारिंग कराई किस पे? एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर पे। जब उन्होंने कराया तो उन्होंने देखा कि 20,000 मतलब जो पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बारिंग कराई, और बम्बारिंग कराने पर क्या हो गया? कुछ पार्टिकल्स जो, जैसे आप इसको यूं समझो, जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कोई छलनी है और किस छलनी में आपने बहुत सारे छेद, छोटे छोटे छेद कर रखे हैं, और इधर से आप मिट्टी फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर इधर से आप मिट्टी फेंकोगे तो जो पर्टिकुलर उस बीच में मैंने क्या किया? एक सिक्का लगा दिया, कॉइन लगा दिया मैंने। अब जब आप यहां से मिट्टी फेंकोगे तो कुछ मिट्टी तो क्या होगी? सारे इधर से निकल के इधर निकल जाएगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी होगी जो यहाँ पे टकराएंगी, ठीक है। और उनमें से बहुत सारी ऐसी होगी जो वापस रिपीट हो जाएंगी। तो ऐसा होगा कि उन्होंने ये बताया कि भाई क्या हुआ कि इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? खाली है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अल्फा पार्टिकल्स इधर से उधर निकल गए, और उनमें से 20,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस अपना रिपीट हो गया, ठीक है। जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? वापस से रिपीट हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्ट जो है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव स्पीसीज है, और जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है? पॉजिटिव स्पीसीज है। तो पॉजिटिव स्पीसीज ने पॉजिटिव स्पीसीज को क्या किया? रिपेल किया, और वो वापस उस साइड निकल गया, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने समझाया, बताया। तो इनके मॉडल में यही चीज अपन ने जानने की कोशिश करी, ऐसा कुछ था ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस, इन्होंने बताई, अपनी सब चीजें बताई इन्होंने, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, इसके ड्रॉबैक्स यही रहे कि इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चक्कर, चारों ओर चक्कर, कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, जब कंटिन्यू चक्कर लगाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसकी एनर्जी में कमी आनी चाहिए। जब उसकी एनर्जी में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरा तो इसका मतलब ये इसको समझा नहीं पाया ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसको और दूसरा ने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड इट कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। जो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? कंटिन्यूस बनना चाहिए। लेकिन जबकि इनका स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। ये भी इसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था जो मैंने आपको बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब आपके पास में कोई एक्टिव मेटल है, उसकी सरफेस पर, जब उसकी सरफेस पर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को पास करते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? इमिट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इन इमिट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इमिट इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है। तो अगर पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो सिंपल सी बात है, किसी मेटल के सरफेस पर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को, उस पे रेडिएशन को उस पे हम लोग इमिट में डालते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांक थ्योरी की बात करें हम लोग। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन को इजीली, नहीं तो आपको क्या होता है कि एनर्जी को नहीं तो कंटिन्यूस आप ले सकते हो और नहीं कंटिन्यूस आप उसको दे सकते हो। मैं कंटिन्यूस आप नहीं तो इलेक्ट्रॉन को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ली और दी जाती है। इन छोटे पैकेट्स के रूप में जो लेते हैं और देते हैं, इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो क्वांटा या फोटोन का मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स है, जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि ई जो होती है आपके पास में जो एनर्जी है वो आपकी क्या है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम लोग इससे बात करें, यहां से बात करें, तो ई बराबर क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, न्यू है। या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ई बराबर एच सी अपॉन लेमदा बोला जा सकता है। भाई सी बराबर न्यू लेमदा होता है, आपने पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सी बराबर न्यू लेमदा होता है। अगर मैं यहां से न्यू की वैल्यू निकालूं, न्यू की वैल्यू क्या आएगी, एच सी अपॉन लेमदा, सी अपॉन लेमदा आएगी। ठीक है, अब वो वैल्यू अपने यहां पुट कर दी तो क्या आ गया, एच सी अपॉन लेमदा आ गया। तो ई बराबर क्या आ गया आपका, एच सी अपॉन लेमदा आ गया। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू, एच प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 × 10⁻27 अर्ग होती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये आपका प्लांक क्वांटम थ्योरी को कंप्लीट किया। ठीक है, तो मेरी मुलाकात खत्म। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।